हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सिविल रेबेलियंस, पेजेंट अपराइजिंग्स और पेजेंट रिवोल्ट्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स, और फर्स्ट पार्ट किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सिविल रेबेलियंस में हम लोग देखे थे कि उनका लीडरशिप क्या था, जो डिपोज राजा, नवाब, ज़मींदार ये लोग थे। कॉजेज़ में देखे थे कि उन लोगों का जो किंगडम्स है उनको डिपोज कर दिया गया, तो वो लोग गुस्सा हो गए, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे परमानेंट सेटलमेंट एरिया में या पॉलीगार्स थे साउथ इंडिया में, उनको डिपोज कर दिया गया, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। पेजेंट्स का अपना प्रॉब्लम था, इसलिए वो लोग ज्वाइन किए। स्कॉलरली एंड प्रीस्टली क्लासेस का पेट्रोनेज चला गया। न्यू कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था और आर्बिट्रेरी था, और द वेरी फॉरेन कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल। फिर नेचर ऑफ लीडरशिप देखे थे, सोशली बैकवर्ड था। फिर सिविल रेबिलियंस ढेर सारा देखे थे, सन्यासी, मिदनापुर, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, ये सब देखे थे। फिर था कॉजेज़ फॉर फेलियर कि लोकलाइज थे, वो एक टाइम पे एक ही जगह होता था। उसके बाद आइसोलेटेड इवेंट्स थे कि इनमें कुछ वैसा सांझ गांठ नहीं था, एक होता था फिर उसको सप्रेस हो जाते थे, फिर दूसरा होता था फिर वो सप्रेस हो जाता था। फिर एक फैक्टर था आर्म्स, उनके पास इन्फीरियर आर्म्स थे। ये जो इंग्लिश ट्रूप्स थे वो बेटर ट्रेंड थे, ज़्यादा रिसोर्सेज थे ब्रिटिश के पास, और इंडियन लीडर्स को ऑफन बिट्रेयल मिलता था। उसके बाद फिर पेजेंट रिवोल्ट्स में कॉजेज़ में हम बोले थे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था, जो वीडियो था उसमें जितना भी कॉजेज़ दिया हुआ है वो सब है, जैसे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट में क्यों है? क्योंकि ये लोग फिर लैंड पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसके कारण ये जो पेजेंट्स है वो रिवोल्ट कर रहे हैं। फिर नेचर क्या था इनका, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। इनका ये एम नहीं था कि हम लोग ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर देंगे। इनका सिंपल सा था कि जो हमारा ग्रीवेंस है, चाहे लैंड रेवेन्यू अगर बढ़ गया है, रेंट बढ़ गया है, तो उसको आप कम कर दो, फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। फिर टेरिटोरियल रीच जो इनका था बहुत लिमिटेड था। फिर कंटिन्यूटी नहीं था, एक होता था फिर वो सप्रेस होने के बाद फिर दूसरा होता था। फिर दे रिप्रेजेंटेड एन इंस्टिंक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था इनका कि प्री प्लानिंग नहीं होता था। एक कुछ ऐसा एक्ट हुआ जो ब्रिटिश ने कोई नया पॉलिसी लाया और उसके खिलाफ ये लोग रिवोल्ट कर दिया। फिर स्ट्रॉन्ग नोशंस ऑफ लेजिटिमेसी कि क्या सही है क्या गलत है, वो ये नहीं बोल रहे थे कि हम लोगों को ओनरशिप राइट दे दो या जो भी, वो बस बोल रहे थे कि आर्बिट्रेरीली आप रेंट मत बढ़ाओ, रिवेन्यू मत बढ़ाओ, एविक्ट मत करो हम लोगों को। फिर कुछ लिमिटेशंस था, जैसे दे लैक्ड एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको लगता था कि हमारा जो ग्रीवेंस है वो सेटल हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि जब तक कॉलोनियलिज्म होगा उनका जो ग्रीवेंस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और उनका कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं था सोसाइटी का कि अगर ब्रिटिश चले जाए, मतलब वो तो दिमाग में था ही नहीं उनके कि ब्रिटिश चले जाए, लेकिन इवन अदरवाइज़ उनका नहीं था कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है या जो रिलेशनशिप है, ज़मींदारी है, ये सबको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर कोई ऑल इंडिया लीडरशिप नहीं था इनका, जो बाद में हम लोग देखेंगे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में होता है तब ऑल इंडिया लीडरशिप इमर्ज होता है। फिर मेजर कुछ रिवोल्ट्स देखे थे, रंगपुर, मैसूर, मोपला में कम्युनल वो हो गया था वायलेंस। इंडिगो में जो कोर्ट्स था उनको बहुत यूज़ किया गया था। फिर डेक्कन रॉयट्स था कॉटन के प्राइसेस के ऊपर, और कैनाल कॉलोनी था, उसमें कुछ एक रेगुलेशन लाया था, कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट। ट्राइबल अपराइजिंग्स कि उनका आइसोलेशन ख़त्म हो गया था, ट्राइबल चीफ्स को ज़मींदार वो कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे। फिर आउटसाइडर्स आ गए थे जिनको ये लोग दीकू बोलते थे, मनी लेंडर्स ऑपरेशन होता था इनका। फिर जो फॉरेस्ट था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, उससे इनका रिलेशन ख़त्म हो गया था या उस पर कुछ प्रोहिबिशन लग गया था। फिर जो पुलिस था, पेटी ऑफिशियल्स था, इन लोगों का ऑपरेशन था। फिर कुछ मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स था, संथाल और मुंडा, खासी, और उसके बाद उनका था कॉजेज़ फॉर फेलियर। फेलियर क्या था कि लोकलाइज नेचर था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर संथाल में रीजन में हो रहा है तो वहीं पे हो रहा है। ये तीनों में है, सिविल रेबिलियंस में भी और पेजेंट रिवोल्ट में भी और ट्राइबल अपराइजिंग्स में भी। फिर ग्रेटर मिलिट्री माइट ऑफ द ब्रिटिश, ये भी तीनों में है कहीं ना कहीं। फिर ये फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, कि वो एक नया रियलिटी है उसको वो लोग ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे थे।
सपोर्ट नहीं हुआ दूसरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी क्योंकि वायलेंट थे, तो मिडिल क्लास तो वैसे भी नहीं करता कभी इनको। फिर कॉन्सिलिएटरी अप्रोच ये ब्रिटिश अपनाते थे कि जैसे जो संथाल रिबेलियन हुआ उसके बाद उन्होंने संथाल परगना बना दिया। उसके बाद एक PYQ था कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर देखे थे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसमें क्या है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस सेपॉय म्यूटनी। कॉजेज़ क्या क्या था, तो डिसकंटेंट विद इन द आर्मी, कास्ट आइडेंटिटी को लेके वो लोग थे कि भाई जो ब्राह्मण्स है वो बहुत टच मी नॉट टाइप के थे। फिर बट्टा इनका ख़त्म कर दिया गया था। फिर डिस्क्रिमिनेशन था। फिर जो इनका प्रमोशन था उस पर लिमिटेशन था। फिर वो पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था अवध को जब उसको एनेक्स कर लिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1856। फिर इकोनॉमिक कॉजेज थे, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, लूजिंग द लैंड ड्यू टू, उसके कारण इन लोगों को मनी लेंडर से ये लोग फंस गए थे और इंडेटेडनेस बढ़ गया था। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश, तो उसमें सब्सिडी अलायंस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था। इसमें जो था नेचुरल एयर को नहीं आइडेंटिफाई करते थे, मतलब जो एडॉप्टेड सन है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते थे। ये लाया था लॉर्ड वेल्सले और ये लेके आया था डलहौजी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बने, मतलब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल में। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जैसे जो सिविल पोस्ट थे उसमें भी आर्मी की तरह वो एक रैंक के ऊपर उठ नहीं सकते थे। फिर नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आया था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, लोग समझ नहीं पा रहे थे उसको। फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ज़मींदार, मनी लेंडर्स साथ में मिलके एक्सप्लॉइट कर रहे थे मासेस को। जुडिशियल सिस्टम भी उनका मदद नहीं कर रहा था। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरा है सोशल रिफॉर्म्स। नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल कि एलियन था, फिर कोई कॉमन लिंक नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं था, लैंग्वेज बैरियर था, और नेचर कंबाइंड विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मेड द पीपल राइज इन रिवोल्ट। फिर इमीडिएट कॉज क्या था, एनफील्ड राइफल वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें क्या था कि कार्ट्रिज को एक ग्रीस्ड पेपर में था उसका कार्ट्रिज, और उस ग्रीस्ड पेपर को इट हैड टू बी बिटन ऑफ। और ऐसा एक रूमर था कि वो जो है जो ग्रीस्ड का जो पेपर है वो काव और पिग फैट से बना हुआ है। काव जो हिंदूज के लिए होली है और पिग जो प्रोहिबिटेड है मुस्लिम्स के लिए, तो दोनों को लगा कि इनका जो रिलीजन है वो खतरे में है। कोर्स ऑफ रिवोल्ट था, फिर ये देखे थे, ऐसे ही पढ़ने लायक है बस। फिर कॉजेज ऑफ फेलियर क्या हुआ, सबसे पहले तो इट डिड नॉट कवर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाला मैप अगर देखिएगा तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला ये हिमालयाज़ है, ये वो नहीं है। जो रिवोल्ट का एरिया है ना वो यहाँ पे है, ये वाला है रिवोल्ट का एरिया, ये भी नहीं, यहाँ तक है। अब ये जो मेजर पार्ट है ये सब में कुछ हुआ ही नहीं है, और साउथ का तो दिखाया नहीं है, पेनिनसुलर और साउथ का, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ये सब में भी ब्रिटिश रूल था। इंडस रीजन, ये पंजाब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक मेजर कारण बना कि द रिवोल्ट वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वर नॉट अफेक्टेड, ओनली द बंगाल आर्मी रिवोल्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना कि जो बंगाल आर्मी है वो रिवोल्ट किया, जिसमें मेनली अवध के लोग थे। जो मद्रास आर्मी और जो बॉम्बे आर्मी है उसको एक्चुअली यूज़ किया गया इन लोगों को सप्रेस करने के लिए। बॉम्बे एंड मद्रास आर्मी रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। कौन कौन से क्लासेस थे, सबसे पहले तो जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि इनको लगता था कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया को मॉडर्नाइज करेंगे। जैसे सती को प्रोहिबिट किया, विडो मैरिज अलाउ किया, फिर बाद में एज ऑफ कंसेंट लेके आते हैं, तो जो भी इनको लगता था कि मॉडर्नाइज करेंगे। और जो म्यूटिनियर्स हैं, जो लोग रेबेल्स हैं, ये लोग एक तरह से ये बारबरिक समझते थे इन लोगों को। इनको समझ में नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसा देश चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो मिडिल क्लास उसको सपोर्ट कभी नहीं किया। फिर जो नया ज़मींदार बना, नया ज़मींदार कब बना, जब परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ 1793 में। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि 1815 तक लार्ज नंबर ऑफ ज़मींदारीज वर सोल्ड। क्यों, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। उनका सिस्टम क्या था कि तुम जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, जो सेट कर दिया कि हाँ इतना लैंड रेवेन्यू मेरे को बंगाल से चाहिए, और सारा ज़मींदारी अब उसमें डिवाइड कर दिया कि इस ज़मींदारी से मेरे को इतना पैसा आएगा।
अब उस ज़मींदार को उतना देना है जितना वो कलेक्ट किया है, उसका 10/11 ब्रिटिश को जाएगा और 1/11 वो अपने रखेगा। वो जो 10/11 वो नहीं दे पा रहा है तो उसका सेल हो गया। तो इनिशियली ढेर सारा जो ज़मींदारी है उसको सेल हुआ। फिर नए ज़मींदार बने जो जिनको कहा गया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जो अर्बन एरियाज़ में रहते थे। दे डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। मनी लेंडर्स, उनको ऑफन उनको अटैक किया जाता था क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता था कि किसने कितना उधार लिया है। तो वो रिकॉर्ड्स को वो लोग जला देते थे, रेबेल्स लोग। और रेबेल्स जलाते थे। रेबेल्स जब वो लोग स्टार्ट किया, जो सिपॉइज ने स्टार्ट किया उसके बाद जब सिविल जो पॉपुलेशन है वो जब उठा रिवोल्ट में, तो उनका बहुत बड़ा ये टारगेट था मनी लेंडर्स। ये उसके घर पे अटैक करते थे और कोई मारते नहीं थे उनको। उनका जो भी बही खाता होता था, जो अकाउंट बुक होता था, उसको जला देते थे। फिर जैसे सिंधिया है, होलकर है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, ये ब्रिटिश को पैसा दिए, मतलब पैसा ही नहीं, जो सोल्जर्स भी दिए कि आप उससे लड़ो, जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने में इन लोगों का मदद किया। हम लोग देखें कि सिंधिया के जो है 20,000 सोल्जर, 20K सोल्जर्स रानी लक्ष्मीबाई की तरफ डिफेक्ट कर गए थे। फिर देयर वॉज अ लैक ऑफ, किस चीज़ का लैक था, तो कोऑर्डिनेशन अमंग रेबेल्स। अब कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई अटैक करना है तो वो क्या करेंगे कि कोई कानपुर में कहीं से अटैक कर रहा है कोई बिहार में ये कुंवर सिंह कहीं अटैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तात्या तोपे का भी फोर्स आ गया और कुंवर सिंह का भी फोर्स आ गया और साथ में वो लोग लड़ लिए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है अटैक का, ये बहुत ज़्यादा वो था, लैकिंग था। फिर डिसिप्लिन अमंग सोल्जर। डिसिप्लिन, अब देखिए ये ब्रिटिश का बोला हुआ है या सच में फैक्ट है कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने ढेर सारे इंग्लिश वुमेन का रेप किया है और अदरवाइज़ भी उनमें डिसिप्लिन वैसा नहीं था कि हाँ अगर हमने किसी चीज़ को कनकर कर लिया है किसी एरिया को, तो उसमें कैसे रहना है, एक कैसे क्या करना है, वो उनमें थोड़ा लैकिंग था। फिर अगर वो किसी एरिया में पावर को कैप्चर कर लेते थे तो वो क्या करते थे, उनके बाद उनको नहीं पता था कि क्या करना है, तो वो एक एरिया को कैप्चर करते थे फिर दूसरे एरिया में हेड कर जाते थे कि कहीं कोई बैटल जीते फिर अगले बैटल की तरफ चले गए। उनको ये नहीं था कि एक बैटल जीत के उस एरिया में फिर कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ, लोग कंटिन्यूस वो वॉर के मोड में थे कि बस लड़ना है लड़ना है लड़ना है। फिर रेबेल्स वर आउट परफॉर्म बाय द ब्रिटिश। किस चीज़ में, तो जो रेबेल्स थे वो लूटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे डिपेंड कर रहे थे। जब 10 मई को मेरठ में ये लोग अपने प्रिजनर्स को, साथी प्रिजनर्स को वो करते हैं, छुड़वाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के आर्मरी को भी लूट लेते हैं और उसके बाद दिल्ली चले जाते हैं। उनका यही था कि वो आर्मरी को लूटते थे और उससे लड़ते थे। ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड हैड वेल इक्विप्ड आर्मी इक्विप्ड विथ लेटेस्ट गन्स, जो उस समय भी वो एनफील्ड राइफल उस समय का मॉडर्न सबसे लेटेस्ट था, लेकिन और भी जो लेटेस्ट गन्स और ये सब होते थे वो उनके पास थे। और जो रेबेल्स थे वो स्वॉर्ड से लड़ते थे उनके पास भी गन्स थे लेकिन बहुत कम थे। फिर कम्युनिकेशन चैनल उनका अच्छा था ब्रिटिश का, जो मेन लाइन था जो कलकत्ता से दिल्ली, वो उनका सिक्योर रहा थ्रू आउट। बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ लेकिन अदरवाइज इट वाज मेंटेन्ड। तो उसके कारण फिर वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके थोड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक करते थे। वो ऐसा नहीं था रेबेल्स का। जैसे क्या किया कि पहले कंसंट्रेट किया कि दिल्ली को कनकर करना है, तो वो सारा फोर्सेस को उधर कंसंट्रेट किया। फिर बोला कि ठीक है आप फॉर एग्जांपल कि कानपुर को जीतना है तो फिर कानपुर पे, फिर लखनऊ पे, ऐसे करके ये लोग जीते हैं। फिर उनके पास रिसोर्स तो था ही ब्रिटिश के पास। ये जो फोटो है दोनों वहाँ से लिया हुआ है विकिपीडिया से। ये कैप्चर ऑफ दिल्ली है, यहाँ पे लड़ाई चल रहा है, ये रेड फोर्ट है। और ये जो है हमारे बहादुर शाह जफ़र हैं, ये सरेंडर कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या था रिवोल्ट का? सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इट इज़ अ ग्लोरियस लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इन पर्टिकुलर एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन जनरल।
तो इसका दो चीज़ है, देखिए पहला तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ये इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है कि हाँ हमारा जो पहला लड़ाई है आज़ादी का ऑन अ पैन इंडिया क्या पैन नॉर्थ इंडिया बेसिस कह सकते हैं, तो उसमें ये पहला इवेंट है। उसके बाद जो इंडिया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया का तो उसमें आपको कोलोनियलिज्म पढ़ना पड़ेगा और उसमें आपको 1857 पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये उसमें भी कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी एक ग्लोरियस लैंडमार्क है। फिर इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ था, चाहे वो सिविलियंस का हो या पेजेंट का हो या ट्राइबल्स का हो, उनका मेनली था लोकलाइज नेचर कि इस एरिया से वो निकल जाए। ट्राइबल्स का था कि मेरा जो एरिया है वहाँ से तुम चले जाओ और हम खुश हैं। पेजेंट्स का था कि हमें अपना राइट दे दो, ब्रिटिश हैं या ज़मींदार हैं, इंडियंस हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये एक मैटर बना कि ये जो था, इट वॉज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर इंडियन पीपल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। While the earlier civil and tribal revolts focused on local grievances, the revolt of 1850 aimed at complete overthrow of the British from India. अब ओवरथ्रो का पहले भी ट्राई हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया से वो लोग ओवरथ्रो कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे रीजन से हट जाओ। फिर जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, फाइटर्स थे, उनको इंस्पायर करते रहा। जैसे 1913 में वर्ल्ड वॉर के समय हम लोग देखेंगे गदर मूवमेंट, एंड इट शोड द फ्रेजिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब आप सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल जो सिंधिया है या होलकर है या वो जो सिख लोग हैं या एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं या मद्रास और बंगाल आर्मी, बॉम्बे आर्मी भी रिवोल्ट कर देता, तो कितना चांस लगता है कि वो ब्रिटिश रूल इंडिया में टिक पाता। तो जो लगभग 1-1.25 साल के लिए जो ब्रिटिश रूल था उसको वो लोगों ने नॉर्थ इंडिया में पूरे तरह से ख़त्म कर दिया था। उनको अगर इतना बड़ा आर्मी साउथ में नहीं होता और अगर इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता तो वो शायद उस रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पाते, और जो नॉर्थ इंडिया है कम से कम वहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है उसको वाइप आउट कर देते। फिर it brought into focus the vested interest that British had created for themselves in the forms of जमींदार, मनीलैंडर, प्रिंसली क्लास। इसका मतलब क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी चीज़ में आपका जो स्वार्थ है वो निहित है। फॉर एग्जांपल आज के समय में हमारा स्वार्थ क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अच्छे से काम करे, तो वो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि जो ज़मींदार है वो तब तक वो रहेगा जब तक ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने ही उसको बनाया है, ब्रिटिश ने उसको लैंड दिया है, उसको लैंड का ओनरशिप दिया है, क्योंकि पहले लैंड ज़मींदार का नहीं होता था, लैंड होता था राजा का, तो ज़मींदार बना है वो अंग्रेज के उसके कारण। प्रिंसली क्लास को क्या है, उसको बोल दिया गया है कि तुम जैसे भी माल एडमिनिस्टर करना है, जो करना है करो, हम तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और तुम बस हमको पैसा देते रहो कि तुम्हारा जो ट्रूप्स है वो हम मेंटेन कर सकें। तो प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जो प्रिंसेस थे, वो लोग भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में बने रहे। मनी लैंडर्स तो ऑब्वियसली, क्योंकि मनी लैंडर्स ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया, चाहे वो ट्राइबल लैंड्स को एक्वायर करने में हो, चाहे पर ज़मींदारी सेटलमेंट एरिया में लैंड एक्वायर करने में हो, तो वो लोग भी जो ब्रिटिश हैं उन पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे। Then it showed that India was not yet a political entity। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल टर्म्स में, जैसे अगर आप एज अ नेशन सोचोगे कि राष्ट्र क्या होता है, तो आप एंशियंट टाइम से जाओगे तो हाँ बोलते हैं कि सिंधु से सिंधु तक जो है वो एक राष्ट्र है। सिंधु से सिंधु मतलब एक तरफ सिंधु हुआ इंडस और दूसरे तरफ सिंधु हुआ, सिंधु बोलते हैं समुद्र को, तो बे ऑफ बंगाल, वहाँ से वहाँ तक एक राष्ट्र है। फिर हिमालय है, फिर साउथ में कन्याकुमारी, ये जो इंडियन ओशन है, तो इसके कारण बोलता है कि इंडिया जो है एक कॉमन वो है, नेशन है। उसके बाद ढेर सारा दूसरा फैक्टर है, जैसे रिलीजन है, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, आर्किटेक्चरल फीचर्स है, जैसे साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल है, जो भगवान का जो पूजा का पद्धति है, जो म्यूज़िक है, जब तक इस्लाम नहीं आया था इंडिया में तब तक जो कर्नाटिक म्यूज़िक जिसको बोलते हैं वही कॉमन था। हिंदुस्तानी म्यूज़िक बाद में जब पर्शियन इन्फ्लुएंस वो आ गया तो वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक बन गया। अगर आप मौर्यन एम्पायर का बात करेंगे तो वो डीप साउथ तक था, मुगल्स का भी बात करेंगे तो वो डीप साउथ तक वो जाते थे। तो एक तरह से इंडिया एज ए नेशन एग्जिस्ट कर रहा था, रिलीजियस, इकोनॉमिक टर्म्स में भी ट्रेड हो रहा था, नॉर्थ साउथ में ट्रेड था। जो नॉर्थ के जो ट्रेडर्स थे वो डेक्कन में जो पोर्ट्स थे उनको यूज़ करते थे। तो इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में, फिर
अनटचेबिलिटी था, पैन इंडिया एक इंस्टीट्यूशन, कास्ट सिस्टम, तो ये सब था। लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में इंडिया एक राष्ट्र था क्या, ये एक सवाल है जो बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, अनटिल जो मॉडर्न नेशनलिज्म जब स्टार्ट होता है आईएनसी के बाद के फॉर्मेशन के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद, तब तक इंडिया एज अ नेशन इन पॉलिटिकल टर्म्स डिड नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इफ़ इट हैड बीन सो देन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो हैव जॉइंड द रिवोल्ट। कि उनको अगर ये लगता कि हाँ मेरे जो ब्रेदरन है, जो कंट्री, अभी फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर पाकिस्तान या चाइना इंडिया पे अटैक करेगा, तो जो चाहे कश्मीर के लोग हो, चाहे कन्याकुमारी के लोग हो, चाहे गुजरात हो, अरुणाचल हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं के भी लोग हो, वो एक हो जाएंगे कि हाँ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। लेकिन इस समय वो नहीं हो रहा है। इस समय जो बंगाल और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो रिवोल्ट में पार्ट ले रहे हैं, उनके लिए ब्रिटिश एनिमी है। लेकिन जो मद्रास के लोग हैं, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो का जो आर्मी है, उनको बस लग रहा है कि जो हमारे आर्मी के लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है, तो उनको वैसा कुछ नहीं था कि उनको सप्रेस करेंगे तो हम अपने देश के लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। तो इन पॉलिटिकल टर्म्स इंडिया एज अ नेशन डिड नॉट एग्जिस्ट। फिर द रिवोल्ट डिस्प्लेड द फार साइटेडनेस ऑफ द रेबल्स। मतलब वो क्या सोच रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर देंगे, कि जो बहादुर शाह जफर है वो नॉमिनल हेड है और उसके नीचे जो रियल पावर वो एग्जिस्ट करेगा। फिर दिल्ली में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा था कैसे, कि बहादुर शाह जफर एक नॉमिनल हेड फिगर था, लेकिन जो अथॉरिटी था वो एक काउंसिल ऑफ सोल्जर्स में एग्जिस्ट कर रहा था, कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा था वो एक काउंसिल ऑफ सोल्जर्स में वो मतलब एग्जिस्ट कर रहा था। ये काउंसिल ऑफ सोल्जर्स को लीड कर रहे थे बख्त खान। ये हम लोग पहले देख चुके कोर्स ऑफ रिवोल्ट में कि बख्त खान जो है वो दिल्ली में जो रिवोल्ट है उसको लीड कर रहे थे। ये असल में बरेली में ये रिवोल्ट किए थे और उसके बाद दिल्ली आ गए थे। फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि 1857 में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो विटनेस हुआ, जो शोकेस हुआ, उसके बाद कुछ हद तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ, लेकिन जितना इसमें हुआ 1857 में, वैसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एग्जीबिशन है वो कभी नहीं हुआ उसके बाद। और इसमें देखिए एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि केवल वो लोग एक साथ लड़ ही नहीं रहे थे। हिंदू लीडर्स इंक्लूडिंग नाना साहेब एक मराठा है, एक्सेप्टेड द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह। नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या है, अब देखिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डिबेट है कि जो नेचर है वो क्या है, रिवोल्ट क्या था, जो 1857 में जो हुआ वो है क्या। कुछ लोग बोलेंगे कि वो एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ब्रिटिश बोलेंगे कि वो सेपॉय म्यूटनी है, और कुछ लोग बोलेंगे कि वो फ्यूडल एलिमेंट्स का एक रिवोल्ट था। अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या है और फिर देखेंगे कि वो था क्या। पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो क्या बोलते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 57 है वो एक सेपॉय म्यूटनी था, कि जो सिपाही थे वहाँ अंग्रेज के सिपाही थे, इंडियन सोल्जर्स, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। They argue that it were the sepoys who started and led the mutiny. With the defeat of the sepoys, the mutiny was suppressed. कि जो सेपॉयज थे, सेपॉय कौन है, जो ये सेपॉय आया कहाँ से टर्म, ये बेसिकली सिपाही का वो है, टूटा हुआ, मतलब उसको तोड़ मड़ोड़ के ये लोग बोल नहीं पाते थे सिपाही, तो बोलते थे सेपॉय। तो जो इंडियंस थे ब्रिटिश आर्मी में उनको बोलते थे सेपॉय। तो जो सेपॉयज हैं इनका एक रिवोल्ट है, इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, इन्होंने रिवोल्ट लीड किया, और जब ये हारे तो रिवोल्ट सप्रेस हो गया, ऐसा ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इफ़ द म्यूटनी वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द म्यूटनी। ये बात तो लगता है सही बात है कि अगर वॉर मतलब वो था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो सिंधिया नहीं आए, होलकर नहीं आए, सिख लोग नहीं आए, मद्रास नहीं आया, बॉम्बे नहीं आया, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया। फिर एक हुए जॉन सीली, ये क्या बोलते हैं कि इट वॉज अ होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सेपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। अब ये थोड़ा ये है मतलब एक्सट्रीम में है, क्योंकि नेटिव लीडरशिप भी था और पॉपुलर सपोर्ट तो था ही।
अब दूसरा व्यू है कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे बड़ा नाम है वीडी सावरकर का। क्यों? क्योंकि वीडी सावरकर पहले इंसान थे जिन्होंने बोला है कि जो 1857 रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। और ये कहाँ लिखे है? ये द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये बात का जिक्र करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि इट वाज अ प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या एक थ्योरी है ना कि ये पूरा प्लैंड है, ये चपाती मतलब रोटी के माध्यम से के मीडियम से लोग रोटी पास कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो रिवोल्ट है वो होने वाला है और उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये अभी तक वैसा कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं मिला है और वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो रेबेल्स थे वो कुछ रखते ही नहीं थे। जो उनका डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसका कुछ रिटन रिकॉर्ड्स उनका था ही नहीं। फिर एक डॉक्टर एस.एन. सेन है, वो बोलते हैं कि इट बिगैन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड अप एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए कि क्योंकि अगर आप देखिएगा तो एनफील्ड राइफल स्टार्ट तो यहीं से हुआ थे। ढेर सारे कॉजेज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव था, इकोनॉमिक था, रिलीजियस था, ये ढेर सारा कॉजेज था, लेकिन स्टार्ट तो यहाँ रिलीजन के कारण ही हुआ ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये सिपाही लोग सिपॉइज लोग जब रिवोल्ट कर देते हैं तो उसके बाद होता क्या है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो पेजेंट्स हैं, जो नॉर्मल जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो आम आदमी है, वो इसमें आ जाता है कि हम लोग भी लड़ेंगे। अब जैसे क्या हुआ कि अवध में जो 1.5 लाख लोग मरे उसमें जो 1 लाख लोग हैं वो सिविलियंस हैं। तो ये हुआ कि रिलीजन से स्टार्ट होता है बट एंडेड अप एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एस.एन. सेन बोल रहे हैं। फिर दूसरे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, तो एक है आर.सी. मजूमदार। ये क्या बोलते हैं कि द रिवोल्ट वॉज नाइदर फर्स्ट nor national nor a war of independence because large parts of the country remained unaffected and many sections of the people took no part। तो देखिए नाइदर फर्स्ट ठीक है, मान लेंगे कि पहले ट्राइबल सिविल और ये पेजेंट अपराइजिंग हो चुका है। नॉर नेशनल ठीक है, जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट से उन्होंने साथ नहीं दिया। तो ये लेकिन नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कैसे कह सकते हैं? ये वाला तो समझे कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल, ये भी समझ गए, लेकिन नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहना थोड़ा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग लड़ तो रहे हैं कि ब्रिटिश रूल जो है उसको हम लोग ओवरथ्रो कर दें। माने कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बात नहीं हो रहा है कि आप ओवरथ्रो कर दो, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, जो बिहार से लेकर के या इवन बंगाल से लेकर के जो ऑलमोस्ट दिल्ली तक का जो रीजन है, उसमें यूपी है, अवध है, जो कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स हैं, तो वहाँ तो ये लोग चाह रहे हैं ना कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये वाला जो है थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। फिर कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, खास वो क्या बोलते हैं कि इट वाज अ फाइट बिटवीन फ्यूडल एलिमेंट्स एंड कैपिटलिज्म। ये अगर आप कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स उस समय यूएस में कोई न्यूज़पेपर के लिए वो लिखते थे, कुछ उनके लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस पे बहुत लिखा है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो बोल रहे हैं, उनका क्या कहना था कि जो कैपिटलिज्म इंग्लैंड में जो डेवलप हुआ है वो अब पूरे दुनिया को कब्जा कर रहा है धीरे 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 धीरे। तो उसी में जो इंग्लैंड का कॉलोनियलिज्म है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, वो कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में इंडिया को कनकर किया है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं, फ्यूडल एलिमेंट्स मतलब जो राजा हैं, नवाब हैं, जो कुछ ज़मींदार हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो वीर कुंवर सिंह है, वो बिहार में असल में एक ज़मींदार थे। तो ये लोगों का एक लड़ाई है कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो जो कार्ल मार्क्स है वो ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, ये बोलते हैं कि एक फ्यूडल अपराइजिंग था और उसमें कुछ नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स थे। मतलब इनिशियली ये नहीं बोल रहे कि इट वाज अ सेपॉय, ये देखिए मार्क्सिस्ट भी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इसको सेपॉयज ने स्टार्ट किया है। ये एक कोई ये लोग नाना साहेब या झांसी की रानी या बहादुर शाह जफर ने ये स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट किया सेपॉयज ने। और ढेर सारे जगह हैं, जैसे इवन रानी लक्ष्मीबाई पहले वो मतलब वो एकदम श्योर नहीं थी कि मेरे को रिवोल्ट में पार्ट लेना है कि नहीं लेना है। उनका बस कहना था कि मेरा जो एडॉप्टेड सन है, उनका जो हस्बैंड था उसका डेथ हो गया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरा जो एडॉप्टेड सन है उसको आप अगर मेरा वो मान लोगे कि हाँ ये गद्दी का वो गद्दी पे बैठेगा, तो आई वोंट टेक पार्ट इन द रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर तो डर गया जब वो मेरठ से सोल्जर्स पहुंचे वहाँ, तो उसको लगा अटैक हो गया है।
तो इट वॉज अ फ्यूडल अपराइजिंग ये बोल रहे हैं, और नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स थे इसमें, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन ये है क्या, तो असल में इसका नेचर क्या है, तो देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट है। कॉम्प्लेक्स इवेंट मतलब कोई जैसे आप बोल देते हो कि ठीक है ट्राइबल अपराइजिंग है, ये ट्राइबल्स पार्ट ले रहे हैं, पेजेंट अपराइजिंग है, पेजेंट रिवोल्ट है, पेजेंट्स पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें सेपॉइज भी ले रहे हैं, सिविलियंस भी ले रहे हैं, पेजेंट्स भी ले रहे हैं, जो राजा हैं वो भी पार्ट ले रहे हैं, नवाब भी ले रहे हैं, कुछ ज़मींदार जो अंग्रेज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी ज़मींदार हैं जो सेपॉइज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इतना सारा जो क्लास ऑफ पीपल है ये जब पार्ट ले रहा है और इनका सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इवेंट बन जाता है और इसको हार्ड टू कैटेगराइज। इसको ऐसा आप नहीं बोल सकते बस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या बस सेपॉय म्यूटनी है या सिर्फ ये एक फ्यूडल एलिमेंट का लड़ाई है कैपिटलिज्म के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। तो आप देखिए इट इज़ अ फैक्ट, ये सही है कि ये रेबेलियन ऑफ द सेपॉयज था, स्टार्ट ऐसे हुआ था। फिर ये भी सही है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि इट डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द सेपॉयज एंड दैट वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन टुक पार्ट इन इट। फिर देयर वाज अ डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ द रेबल्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। तो इसमें क्या तीन मेन पार्ट है कि सेपॉयज स्टार्ट किए, सिविलियंस ने पार्ट लिया और इनको ओवरथ्रो करना था ब्रिटिश को। तो टेकन टुगेदर दीज फैक्ट्स गिव द इंडिकेशन दैट द रिवोल्ट इंडीड वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि सारे सेक्शंस पार्ट, बहुत सारा एक मेजर सेक्शन जो है सोसाइटी का नॉर्थ इंडिया में वो पार्ट ले रहा है। अभी आप भूल जाओ साउथ इंडिया को, मद्रास और बॉम्बे का भूल जाओ, बस हम लोग नॉर्थ इंडिया का बात कर रहे हैं जो दिल्ली से लेकर के बंगाल तक का एरिया है जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ है। वहाँ के लोगों का सोचिए आप कि वहाँ पे सेपॉयज ने किया है और सारे सिविलियंस ने पार्ट लिया है और उनके पास डिज़ायर है कि हाँ हम लोग जो ब्रिटिश है उनको ओवरथ्रो कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ही ना। लेकिन नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्टेड द रिबल्स, नॉट इज द होल ऑफ इंडिया टेक पार्ट इन द रिबेलियन। क्यों? क्योंकि सिंपल सा जो अभी हम लोग देखे हैं कि इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट, तो देयर वॉज नो मॉडर्न नेशनलिज्म। मॉडर्न नेशनलिज्म कब आया? जो 15-16 सेंचुरी में आया है, 17th सेंचुरी में आया है और इंडिया में अभी तक नहीं आया था। अगर आप एक हिस्टोरियन में राम विलास शर्मा, उनका अगर आप पढ़ोगे तो उनका क्या कहना है कि इंडिया एज अ नेशन, इवन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता था बिफोर द ब्रिटिश केम। अब वो भी मार्क्सिस्ट है, उनका एक किताब है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हाँ जो इंडिया एज अ पॉलिटिकल नेशन वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखिएगा और उसमें पार्टिसिपेशन को देखिएगा और उसमें जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखिएगा, तो आपको लगेगा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो सही में नहीं है। अगर है भी तो केवल नॉर्दर्न इंडिया में है, फ्रॉम दिल्ली टू, या दिल्ली से थोड़ा वेस्ट में और जा सकते हैं टू बंगाल। द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब वहाँ नॉर्थ वेस्ट, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से लेकर के इधर साउथ में कन्याकुमारी और वेस्ट और ईस्ट में उड़ीसा और बंगाल, did not look at themselves as being part of a single nation. That is why many Indian princes took the side of the British. तो क्या बोलेंगे कि इट कैन बी सेड दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली फॉर दोज हु फॉट द ब्रिटिश। मतलब जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन जो अगर आप मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, जिसने सपोर्ट नहीं किया, या आप मद्रास के किसी इंसान के उससे देखिएगा, तो उसको क्या लगेगा कि अ लार्ज नंबर ऑफ सेपॉयज एंड सिविलियंस फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट दे सपोर्टेड, क्योंकि वो तो जो मिडिल क्लास है वो तो सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द रिवोल्ट वाज इंडीड अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट ओनली फॉर दोज हु फॉट द वॉर। मतलब इसका कहना क्या है कि जो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव क्या होता है, एक टर्म होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आपका थिंकिंग इन्वॉल्व है और ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इसमें हो गया व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जो सूरज है वो हर सुबह उगता है, द सन राइजेज एवरी डे, तो ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। लेकिन अगर हम लोग बात करने लगे कि क्या सूरज को उगना चाहिए, शुड इट राइज, तो उसमें आ जाएगा सब्जेक्टिविटी आ जाता है। तो उस वो जहाँ पे आपका थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जिसका थिंकिंग इन्वॉल्व है कि नाना साहब हैं,
या तात्या तोपे है, या कुंवर सिंह है, या बेगम हरसरत महल है, या रानी लक्ष्मीबाई है, इनके लिए ये लड़ाई है, एक आज़ादी की लड़ाई है। ये चाह रहे हैं कि ब्रिटिश जो है उसको हम ओवरथ्रो कर देंगे। लेकिन अगर आप मद्रास या मिडिल क्लास या बॉम्बे के किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे, जिसने, या ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखोगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया या इसको सप्रेस करने में मदद किया, तो वो क्या बोलेंगे कि ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, ये एक लार्ज नंबर ऑफ हुलिगन्स हैं, गुंडे हैं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को पूरा तहस नहस कर लिया है, और इनको सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको हम लोग स्टैब्लिश कर सकें। तो ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन बस उनके लिए है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिवली हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था कि नहीं, क्योंकि कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होगा कि जब पूरा देश साथ दे, सारे सेक्शंस साथ दे। ये चीज़ तो अगर आप देखोगे तो जो नेशनल मूवमेंट हुआ है गांधी जी के अंडर में, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कोई वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ऑल सेक्शंस आर नॉट सपोर्टिंग इट, द एंटायर नेशन इज़ नॉट सपोर्टिंग इट। जो एक लार्ज सेक्शन है, हाँ धीरे धीरे जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तब तक हो सकता है कि पूरे जो सेक्शंस है वो गांधी जी के कारण जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो एरियाज़ हैं, वो इसके अंडर में आ गए। लेकिन उसके बावजूद एक लार्ज सेक्शन था, एक चंक था जो कभी सपोर्ट नहीं किया नेशनल मूवमेंट को। तो क्या वो भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था वो उन लोगों के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक दिमाग में रखने का है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले देखें इसका कॉजेज़, कि कॉजेज़ क्या क्या था। आर्मी में कुछ कॉजेज़ था, इकोनॉमिक कॉजेज़ था, कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ था, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ था, फिर नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल था, फिर एक इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल। उसके बाद फिर हम लोग देखें कॉजेज़ फॉर द फेलियर, और बीच में वो था कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर कॉजेज़ फॉर फेलियर, उसके बाद फिर उसका सिग्निफिकेंस, और उसके बाद नेचर ऑफ द रिवोल्ट। देखिए ये वाला पार्ट है ना, जो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट है, वो शायद ही यूपीएससी पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कॉजेज़ क्या क्या है, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉजेज़ फॉर फेलियर क्या है, और उसका नेचर क्या है। तो नेचर में आप लोग ये याद रखिएगा कि अलग अलग व्यूज़ हैं, एक ये सेपॉय म्यूटनी था, एक ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फिर कुछ अलग अलग व्यूज़ है, जैसे आरसी मजूमदार का अपना व्यू है, फिर कार्ल मार्क्सिस्ट जो है उनका अपना व्यू है, जवाहरलाल नेहरू का भी एक व्यू है, फिर ये एक समराइजेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स इवेंट है जो बहुत मुश्किल है कैटेगराइज करना कि इट इज़ सो एंड सो, कि बस बोल दे कि हाँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सेपॉय म्यूटनी है, वैसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है। अब इसमें एक PYQ है दो। पहला है 2019 का कि द 1857 अपराइजिंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे मिस हो गया, ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रेबिलियंस दैट हैड अकर्ड इन प्रीसीडिंग 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल एल्यूसिडेट। अब देखिए इसमें सिंपल है कि इसमें तीन चीज़ है। इसके पहले क्या क्या हुआ है, सिविल हुआ है, पेजेंट हुआ है, और ट्राइबल हुआ है। तो इसमें ट्राइबल एलिमेंट तो है नहीं, तो इसको आप हटा दो। इसका जो भी कॉजेज़ है वो आप लिखो कि हाँ ऐसा 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 ये हो रहा है। उसके बाद एक दो आप एग्जांपल दे दो कि जो स्टार्ट होता है, जब से सन्यासी रेबेलियन से स्टार्ट होता है, फरेजी मूवमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, और उसके बाद आप लिख दो कि इट वॉज अ कल्मिनेशन, क्योंकि हर रीजन वहाँ पे इम्पैक्ट हो चुका था नॉर्थ इंडिया में, उसको बस एक स्पार्क का ज़रूरत था कि पूरा एक उसको वो मिल जाए। और सबसे बड़ा इसमें क्या था कि जो सेपॉइज जिनको यूज़ किया जाता था ये सिविल और पेजेंट रेबिलियंस को सप्रेस करने के लिए, इस बार वही रिवोल्ट कर रहे थे। हाउ द अपराइजिंग लिख दिया, ये एक किताब का स्क्रीनशॉट है, ये अपराइजिंग होगा। कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये हम लोगों का आगे का टॉपिक है, चेंजेस पोस्ट 1857। एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। तो अगला टॉपिक है चेंजेस पोस्ट 1857।
अब अंग्रेज़ों को क्या लगा कि जो उनका पॉलिसीज़ रहा है 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1856 तक, लॉर्ड डलहौजी तक, उसके कारण ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि अब मतलब वो पॉलिसीज़ जो है उनमें कुछ वो लोग बदलाव लेकर के आए हैं। पहला क्या है, तो चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सबसे मेजर जो चेंज था वो ये था कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर कर रहा था उसको बोल दिया कि अब तुम ख़त्म, तुम्हारा बस जो ट्रेडिंग है या जो है वो करो। अब जो इंडिया का जो पॉलिटिकल अफेयर है वो ब्रिटिश क्राउन मैनेज करेगा, और ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ये जितना भी एक्ट है 1773 से 1947 तक वो हम लोग देखते जाएंगे। जैसे अभी इसके बाद हम लोग 1773 से लेकर के 1858 तक का जो एक्ट है वो देखेंगे। लेकिन अभी इस टॉपिक पे रहते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन ने अपना जो पॉलिटिकल जो अफेयर है इंडिया का उसको अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ये क्या था ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे 1773 ऑनवर्ड्स। इन दोनों बॉडीज़ को एबॉलिश करके एक नया बनाया गया पोस्ट जिसको बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसको एक काउंसिल दिया गया 15 मेंबर का, और इसको दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक। अब कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक पार्लियामेंट्री सिस्टम में मतलब इसका क्या हुआ, सिंपल हुआ कि आप डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसको वॉइसरॉय का एडिशनल टाइटल दे दिया गया। वॉइसरॉय का टाइटल क्यों दिया गया, तो वॉइसरॉय का मतलब होता है कोई भी किंग या क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव। तो जो वॉइसरॉय था इंडिया में, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, उसको फिर मान लिया गया कि तुम जो हो वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए उसको बोला गया वॉइसरॉय हो अब तुम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ आर्मी में। आर्मी में क्या हुआ कि जो डोमिनेशन ऑफ द आर्मी बाय यूरोपियंस था उसको मेंटेन किया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया। कैसे, तो बोला कि जो बंगाल आर्मी है जिसने रिवोल्ट किया था उसमें जो ब्रिटिश ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स है उसका रेशियो सेट किया 1:2। मतलब हर जो 2 इंडियन होगा उसमें उसके बदले 1 ब्रिटिश ट्रूप होगा। अगर 4 इंडियन ट्रूप होगा तो 2 ब्रिटिश ट्रूप होगा। अगर ये 6 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अगर ये 8 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। मतलब जो आधा रहेगा वो ब्रिटिश ट्रूप होगा, और जो 2 गुना रहेगा वो इंडियन ट्रूप्स होंगे, इंडियन सपोज होंगे। फिर बॉम्बे और मद्रास में बोला कि 2:5 होगा। मतलब अगर 5 इंडियन ट्रूप्स हैं तो 2 ब्रिटिश ट्रूप होंगे। अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 15 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे रेशियो बढ़ते जाएगा। तो ये रेशियो सेट कर दिया गया कि जितने इंडियन ट्रूप्स होंगे उनके कंपैरिजन में बंगाल आर्मी में 1:2 और जो बॉम्बे और मद्रास आर्मी है उसमें 2:5 का रेशियो रहेगा। फिर बोला कि यूरोपियन ट्रूप्स को की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशंस में रखा जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि दिल्ली से लेकर के बंगाल तक का एरिया है और जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उसको सेटल कर दिया है दिल्ली में और कुछ सेटल कर दिया बंगाल में। तो अगर लखनऊ या कानपुर या बिहार के किसी एरिया में, बनारस में अगर रिवोल्ट होता है तो दोनों को आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे बंगाल है, तो ब्रिटिश ट्रूप को यहाँ पे मेंटेन कर लो बीच में, ताकि इधर भी जा सके आराम से और इधर भी जा सके आराम से। तो ऐसा कुछ इन लोगों ने ट्राई किया कि जो की पोजीशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, उसमें ब्रिटिश ट्रूप्स रहे। फिर ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर रैंक, इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया कि जो इंडियंस हैं वो ऑफिसर नहीं बनेंगे। फिर इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी था, ये तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन था इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश, लेकिन जो इंडियन सेक्शन था, जो यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 5 है, उसमें क्या चेंजेस लाया कि जो कास्ट, रीजन, रिलीजन, ये सब के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट था उसको बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग, कास्ट के लोग होंगे, अलग अलग रीजन के, रिलीजन के लोग होंगे, तो उनको यूनाइट होने में टाइम लगेगा। एक वी फीलिंग जो डेवलप होता है उसको, वो डेवलप होने में टाइम लगेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ, जो ज़्यादातर जो ट्रूप्स थे वो अवध के थे। अवध को जैसे ही एनेक्स किया गया उनको बहुत ख़राब लगा,
तो बोले कि ठीक है हम लोग रिवोल्ट करेंगे। फिर एक इन्होंने इजाद किया एक मार्शल और नॉन मार्शल क्लास का। जो भी क्लास जिसने साथ दिया अंग्रेज़ों का, जैसे सिख हो गए और मराठास हो गए, उनको बोल दिया कि तुम मार्शल क्लास हो। और ऐसे जो भी ग्रुप्स जैसे बंगाली हो गए, बिहारी हो गए, यूपी वाले हो गए, जो मॉडर्न डे में है, उनको बोल दिया कि तुम लोग नॉन मार्शल क्लास हो। और जो ये मार्शल क्लासेस हैं इनको ट्राई किया कि ये लोग आर्मी में ज़्यादा आए। फिर जो इंडियन रेजिमेंट्स था उसको ट्राई किया कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, ये सबसे भर दिया जाए कि सेम वो ना हो। देखिए अभी अगर सब के सब एक रेजिमेंट है जिसमें केवल बंगाली है और बंगाल में कुछ होता है तो ज़्यादा चांस है कि रिवोल्ट होगा। लेकिन अब बंगाल में कुछ हो रहा है लेकिन उस रेजिमेंट में बंगाल से भी हैं, सिख भी है, कोई मराठी भी है, मद्रासी भी है, कर्नाटक का है, कन्नडिगा है, और सब लोग मिले हुए हैं, तो मिक्स है वो। तो जो बंगाल के लोग हैं उनका प्रोपोर्शन कम है, तो चांस ऑफ रिवोल्ट ऑफ द रेजिमेंट एज अ होल इज़ रिड्यूस्ड। लेकिन हो सकता है कि जो 10 उसमें अगर बंगाली हैं तो वो रिवोल्ट कर जाए, तो उनको सप्रेस करना आसान होगा ना। फिर कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल, रीजनल लॉयल्टीज़ वर एनकरेज्ड अमंग द सोल्जर्स। क्यों? ताकि जो एक मॉडर्न नेशनलिज्म है, मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, जिससे पॉलिटिकल नेशन, पॉलिटिकल यूनिटी वो डेवलप कर सके, उसको डिस्करेज कर दिया जाए। फिर एक ये लोगों ने बोला कि जो नॉर्मल सिविलियन लाइफ है उसमें क्या चल रहा है, इससे सोल्जर्स को आइसोलेट करना है। द सोल्जर्स वर टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट आइडियाज बाय एवरी मीन्स। टू इंश्योर दिस न्यूज़पेपर, जर्नल, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग पहले देखे हैं कि जो पेजेंट वॉज द सेपॉय वॉज अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म। तो वो जब घर जा रहा है और वो जो चीज़ देख रहा है वो उसको असर पड़ रहा है। फिर वो अपना जब छावनी में जा रहा है, मतलब अपना जो उसका जहाँ वो ट्रूप्स रहते हैं वहाँ जब जाता है तो वो लोग डिस्कस भी करते हैं। लेकिन अब उनको बोल रहा है कि जो बाहर जो चल रहा है लाइफ उसमें तुमको हम लोग आइसोलेट करके रखेंगे। फिर एक चेंज आया प्रिंसली स्टेट्स के टुवर्ड्स। पहले क्या था प्रिंसली स्टेट्स में, जैसे डलहौजी ने क्या बोला कि द एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो पहले ये लोग सोच रहे थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसको हम लोग एनेक्स करते जाएंगे धीरे धीरे और पूरे इंडिया में अपना वो हो जाएगा। लेकिन द एक्सपीरियंस ऑफ रिवोल्ट had convinced the British authorities that Indian princes could serve as a useful allies and supporters in case of a popular opposition or revolt against the British rule। तो उनको लग रहा था कि अगर आगे, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसेस थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का मदद किया था सप्रेस करने में, उन्होंने ट्रूप्स दिया था, पैसा दिया था, रिसोर्सेज दिए थे। तो उनको लग रहा था कि अगर इन लोगों को हम लोग एनकरेज कर सकते हैं, इनको अपना सपोर्टर बना सकते हैं, अपना साथी बना सकते हैं, तो फ्यूचर में अगर कोई रिवोल्ट होगा तो उसमें ये हम लोगों का मदद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो एनेक्सेशन का जो पॉलिसी था, जो डलहौजी का था, वेल्सले का था, कि सीधा वेल्सले तो चलो इनडायरेक्ट करता था, लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से डायरेक्ट एनेक्सेशन होने लगा, तो उसको इन लोगों ने अबैंडन कर दिया। फिर ये लोगों ने क्या ये डलहौजी ने क्या बोला था कि जो हेयर है, मतलब जो वंशज है, जो भी उसको बोलता है, जो पिता के बाद जो बैठेगा गद्दी पे, वो होना चाहिए उसी का बेटा, वो अडॉप्टेड नहीं हो सकता है। तो राइट टू अडॉप्ट एन हेयर वॉज रिकग्नाइज्ड। फिर दो मेजर पॉलिसीज थे, एक परपेचुएशन कि टू प्रिजर्व देम, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे। टू यूज़ देम एज बलवार्क, बलवार्क मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको प्रिवेंट करता है किसी डिजास्टर से, तो प्रिजर्व देम एज बलवार्क ऑफ एम्पायर अगेंस्ट एनी फ्यूचर रिवोल्ट्स। फिर उसको सबऑर्डिनेशन, दूसरा पॉलिसी था। सबऑर्डिनेशन क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वर टू बी सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन, इसलिए किसी भी जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा हुआ करता था उसको कभी किंग नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता था प्रिंस, क्योंकि जो किंग था या क्वीन था वो ब्रिटेन में बैठता था। फिर द ब्रिटिश ऑल्सो क्लेम द राइट टू सुपरवाइज द इंटरनल गवर्नेंस। इसका 4 कारण था, 4 नहीं 3 कारण है। पहला कि प्रिंसली स्टेट्स को एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, जो ब्रिटिश अपना जो, देखिए वो खुद डेमोक्रेसी नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें हम लोग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देंगे।
फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जैसे रेलवेज, पोस्टल, टेलीग्राफ, करेंसी, कॉमन इकोनॉमिक लाइफ। इसमें क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स को अलग रख के वो कर ही नहीं सकते। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब यहाँ है एक स्टेशन और यहाँ एक स्टेशन, यहाँ से रेलवे लाइन गुजरना है, यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट है। तो अगर प्रिंसली स्टेट उसको इंटीग्रेटेड नहीं है तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा जो रेलवे लाइन है, लेकिन वो अगर प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेटेड है तो सीधा चला जाएगा। तो इसलिए जो ये सब डेवलपमेंट था पोस्टल एंड ये फिर टेलीग्राफ लाइन में भी एप्लीकेबल है, तो उसको एक इंटीग्रेशन किया गया ब्रिटिश इंडिया से। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल मूवमेंट, कि ऐसा ना हो कि हम लोग इधर अपने ब्रिटिश जो इंडिया है उसमें लगे रहें और जो वो है प्रिंसली स्टेट्स है उसमें नेशनल मूवमेंट डेवलप हो जाए। फिर ये जो ज़मींदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे, अब वो लोग क्या कर रहे थे कि परमानेंट सेटलमेंट एरिया है उसमें जो भी ज़मींदार हैं रेवेन्यू नहीं दे पाए उसको हटा दो भाई, उसका जो ज़मींदारी है उसको बेच दो। तो उनके खिलाफ, उनके साथ जो ब्रिटिश का जो नेचर है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत फ्रेंडली हो गया, क्योंकि जैसे प्रिंसेस के साथ उनको लगा कि ये हमारा एक साथी बन सकता है फ्यूचर रिवोल्ट में, वैसे ही इनको ये भी लगा कि जो ज़मींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, न्यू जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, ये लोग हमें मदद कर सकते हैं। तो जो तालुकदार थे अवध के जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उन लोगों का जो लैंड था, तालुकदार बेसिकली वही होता है, ज़मींदार टाइप लोग हैं, तो उनको रिस्टोर कर दिया गया और बोला गया कि ये नेचुरल लीडर्स हैं इंडियन पीपल के, और दे वर टू बी यूज्ड एज काउंटर वेट टू नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया, कि ये देखिएगा आगे कि जब नेशनलिस्ट लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्रिटिश रूल का, तो जो ज़मींदार हैं वो पिटिशन करते हैं कि नहीं नहीं ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं, हमको ब्रिटिश रूल चाहिए इंडिया में। फिर ज़मींदार को भी ये लगने लगा कि यार ब्रिटिश रहेंगे तो ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि अगर पेजेंट ने रिवोल्ट किया और ब्रिटिश नहीं रहे हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम लोगों का जो ज़मींदारी है, जो लैंड है, जो राइट है, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, देखिए पर्सिवल स्पीयर क्या लिख रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट्स हनीमून विद प्रोग्रेस वाज ओवर। मतलब क्या हुआ कि जो सोशल रिफॉर्म था, जैसे कॉजेज में हम लोग देखे कि सती का जो एबोलिशन था या जो विडो रीमैरिज का था, ये जो एक जगह हेड हंटिंग को भी बैन कर दिया था नागालैंड में या कहीं पे, तो उनको ब्रिटिश को लग रहा था कि जो सोशल रिफॉर्म है वो एक मेजर फैक्टर बना रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग रिफॉर्म नहीं करने वाले हैं, ना वी विल अडॉप्ट अ कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी पॉलिसी। Social reforms like abolition of sati, legalization of widow remarriage were seen as important factors for outbreak of the revolt. फिर जो भी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म पे जो अटेम्प्ट था, दे वर गिवन अप, इंस्टेड अ रिएक्शनरी पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। अब जो वो थे सोशल रिफॉर्मर्स थे, पहले उनको सपोर्ट किया जाता था, अब बोला कि उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, वो हमारे लिए ही खतरा बन जाता है। फिर रेशियल एंटागोनिज्म की जो होता था कि जो ब्रिटिश या जो आर्यन या जो भी रेस है इन लोगों का, एंग्लो सेक्शंस का, बोलते थे कि हम लोग सुपीरियर हैं और जो इंडियन रेस है वो इन्फीरियर है। इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट किया गया कि ये बात सही है। फिर एजुकेटेड इंडियंस के प्रति क्या था, अब देखिए एजुकेटेड इंडियंस ने 1857 रिवोल्ट को वो नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। तो इनिशियली इन लोगों को बहुत तारीफ़ किया गया कि अच्छा है तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होता है और 1860s ऑनवर्ड्स नेशनलिस्ट क्रिटिक स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, यार कि तुम लोगों के कारण पॉवर्टी हो रहा है, तुम लोगों ने सोशल रिफॉर्म भी बंद कर दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। 1867 में जो दादाभाई नेहरू जी है उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया। तो इसके कारण जो ब्रिटिश थे उनका धीरे धीरे जो एटीट्यूड था एजुकेटेड इंडियंस के प्रति वो निगेटिव हो गया कि नहीं तुम लोग सही नहीं हो। फिर इन्होंने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्या, तो पिटिंग वन रूलर अगेंस्ट दी अदर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये कैसे कनकर किए थे इंडिया। अभी आप लोग को याद होगा कि मराठास को लड़ाया हैदराबाद से, हैदराबाद को लड़ाया मैसूर से, मराठा और हैदराबाद को जोड़ के लड़ाया मैसूर से।
तो बाय पिटिंग वन रूलर अगेंस्ट द अदर, सिंधिया लड़ा होलकर से, होलकर लड़ा पेशवा से, ये करके इन लोगों ने जीता था इंडिया को। और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाया गया 1857 में, तो ब्रिटिश को लगा कि ये जो यूनिटी ये लोग दिखाते हैं, जो ये लोग साथ में अटैक कर देते हैं ब्रिटिश जो फाउंडेशन है उसको, तो उसके लिए हम लोगों को डिवाइड एंड रूल का ये करना पड़ेगा। तो बिपिन चंद्रा क्या बोलता है कि एन अटेम्प्ट वाज मेड टू टर्न अपर क्लास एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स अगेंस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये बाद में आता है। मुस्लिम्स के लिए क्या हुआ, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ और 1858 में उसको सप्रेस किया गया, तो मुस्लिम्स के प्रति जो ब्रिटिश थे उनका बहुत निगेटिव एटीट्यूड था। उन लोगों ने बोला कि यही रिवोल्ट के लीडर्स हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो बस बहादुर शाह जफर उसका नॉमिनल वो था। अगर देखिएगा तो उसमें हिंदूज ज़्यादा थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो इन लोगों ने बोला कि सारा जितना भी वो ठिकरा था वो जो मुसलमान हैं उनके सर पे फोड़ दिया और हज़ारों लाखों मुसलमानों को फांसी दे दिया। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदूज उसमें आ गए, सोशल नहीं, जो पॉलिटिकल फील्ड में आ गए, और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी, उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे, तो ब्रिटिश को लगने लगा कि मुस्लिम्स का साथ देना अच्छा है, मुस्लिम्स को अपने साथ ले लेते हैं। तो मुस्लिम, जैसे फॉर एग्जांपल 1906 में बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो धीरे धीरे, और वो बहुत इनकरेज किया गया था उसको, मुस्लिम लीग को बनने में। तो धीरे धीरे उन लोगों ने सोचा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको साथ लेते हैं और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको हम लोग अटैक कर पाएंगे। तो ये एक है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। देखिए जो 2nd नंबर का सवाल है कि एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट वाटरशेड। तो इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, पहले हर चीज़ ही लिखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन से चला गया उसके पास, फिर आर्मी में चेंज किया गया, फिर प्रिंसली स्टेट और ज़मींदार के खिलाफ जो एटीट्यूड था वो बदला गया, सोशल रिफॉर्म को बदला, रेशियल एंटोगनिज्म को स्ट्रेंथन किया, एजुकेटेड इंडियंस को के खिलाफ निगेटिव एटीट्यूड हो गया, पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल अपना लिया। ये जो चैप्टर है ना, ये उसका आंसर है उस क्वेश्चन का। तो ये वाला है चेंजेस पोस्ट 1857। अभी इसके बाद हम लोगों का आता है नेशनलिस्ट मूवमेंट, और नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है, बस स्टार्ट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, 1860 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1858 इसके आगे बढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ज़रूरत क्या पड़ा, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। अब ये डेट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1773। 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1764 से 1772 ये होता है डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, और यहाँ बीच में आता है 1770 में बंगाल फेमीन। तो ये जो माल एडमिनिस्टर हो रहा है, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, खास करके एडमंड बर्क के द्वारा। और ये बोला गया कि जो ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, वो इंडिया को खा रहा है, वो उसको पूरा एकदम ख़त्म कर रहा है। और इसी बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने लोन के लिए अप्लाई किया, 4 लाख पाउंड का लोन के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये लेकर के आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स राइट टू कंट्रोल इंडियन अफेयर्स। कि अभी तक क्या था कि जो चार्टर था वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जो केप ऑफ गुड होप है उसके ईस्ट में जो भी ट्रेड होगा वो तुम करोगे, उसका मोनोपोली है तुम्हारे पास। ट्रेड करते करते इन लोगों को पॉलिटिकल पावर मिल गया। पॉलिटिकल पावर जैसे ही मिलता है तो जो एक एक्ट इनैक्ट होता है और उसको बोलता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको राइट है इंडिया का जो अफेयर है उसको कंट्रोल करने का। फिर जो कंपनी का के ऊपर जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का,
उसको कैसे स्ट्रेंथन किया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसको बोला कि जो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स है वो तुम उसको रिपोर्ट करोगे हम लोगों को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जैसे आज जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऊपर बैठता है, जो कंपनी को कंट्रोल करता है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको बोला कि तुम रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स का हमको बताओ तुम, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन जो कमर्शियल अफेयर्स है, तुम्हारा जो ट्रेडिंग जो कंसर्न है, उसका हम लोग उससे मतलब नहीं है। रिवेन्यू मतलब जो तुम्हारा दीवानी मिला है, सिविल मतलब वहाँ जो तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो, मिलिट्री जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, उसके बारे में तुम हमको बताओगे। फिर इन लोगों ने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया कि पहले 3 गवर्नर थे, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नमेंट, एक मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नमेंट और एक बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर। तो इसने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बोल दिया कि तुम अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, और तुम्हारे पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जिसमें 4 मेंबर होंगे, वो तुमको असिस्ट करेंगे। इसमें एक क्या प्रॉब्लम था कि जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो नहीं था, तो उसमें 4 मेंबर है, अगर चारों मेंबर एक साथ हो जाएं और गवर्नर जनरल के अगेंस्ट हो जाए तो गवर्नर जनरल के पास कोई पावर नहीं है। तो ये एक शॉर्टकमिंग था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहने लगा गवर्नर जनरल और मेंबर्स ऑफ द काउंसिल में। फिर जो गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे था उसको सबऑर्डिनेट बना दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे उसको सबऑर्डिनेट कर दिया। किन मैटर्स में, इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो जो लड़ाई का जो भी मैटर होगा, जो संधि होगा, जो ट्रीटी होगा, या किससे लड़ना है, अटैक करना है, ये सब के मैटर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुप्रीम होगा। लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें जो ये लोग हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये अपने पे एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन क्या है ये डिफाइन नहीं है। फिर बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा कलकत्ता में, जो चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जज होंगे, और ये 1774 में बनता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको डिफाइन नहीं किया। अब जो सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत जो हम लोग देखे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वाला वो वीडियो में, उसमें क्या था कि जो सबसे ऊपर जो अपील था वो गवर्नर जनरल के पास जाता था। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत से अपील जाएगा कहाँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रह गया। फिर हुआ कि जो कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनको बोला कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ना आप ब्राइब ले सकते हो। तो ये आप मेन प्रोविजंस याद रखिए। सबसे पहले ये बोला कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास राइट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट राइट टू कंट्रोल इंडियन अफेयर्स, की इंडिया में जो भी हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रहा है उसको राइट है वो कंट्रोल करने का। दूसरा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि तुम्हारा रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स पे तुम हमको रिपोर्ट करोगे। गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया कि अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, और तुम्हारा जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास है वो तुमसे सबऑर्डिनेट होंगे इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। फिर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में और बोला कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। अब कुछ अमेंडमेंट आया, ये मेनली जो है ये जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, जो हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच। तो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो बोला कि जो गवर्नर जनरल है, जो उसका काउंसिल है, जो 4 मेंबर का काउंसिल बनाया, और उसका जो नौकर है, नौकर नहीं, जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी है, जो उसके लिए काम करते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर जो रिवेन्यू मैटर है, मतलब जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें कुछ इशू उठ रहा है, उसमें कोई लीगल चैलेंज हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, बस जो इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा है वहीं तक है। अगर अपील होता है प्रोविंशियल कोर्ट्स, मतलब सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत से, तो वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। ये हो रहा है। अब उसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ये क्या करता है कि जो कमर्शियल फंक्शन है और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश करता है कि जो तुम ट्रेड कर रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रहा है वो तुम्हारा कमर्शियल फंक्शन है, वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो देखेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसके लिए क्या बना दिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया।
और इसमें 6 मेंबर होंगे। तो जो कमर्शियल जो मैटर है वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल है वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए क्या है कि द एक्ट अलाउड कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज एंड डायरेक्ट कर सकता था सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन ईस्ट इंडीज। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर वही रीइटरेट कर रहा है कि जो मिलिट्री मैटर है, जो सिविल मैटर है और जो रिवेन्यू मैटर है, मतलब जो इस एक्ट में जो 1793 के एक्ट में बोला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बोला था कि जो 1773 के एक्ट में जो बोला था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, वो उसके लिए क्या बना दिया कि ठीक है तुम रिपोर्ट करना, लेकिन हम लोग तुम्हारे ऊपर एक बना रहे हैं बॉडी, उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू मैटर्स में। दूसरा पॉइंट कि ब्रिटिश पोजेशंस इन ईस्ट इंडीज़, ये क्या बोल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी वो है पोजेशन है इंडिया में, वो असल में ब्रिटिश पोजेशन है, मतलब वो ब्रिटिश क्राउन का है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि जितना भी तुम्हारा चिट्ठी आता है जाता है सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू मैटर्स में, वो तुम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सबमिट करोगे। फिर जो साइज था काउंसिल का, गवर्नर जनरल के काउंसिल का, उसको 4 से घटा के 3 कर दिया कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम हो। फिर जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको भी एक काउंसिल दे दिया गया ऑफ 3 मेंबर्स। फिर बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल इन मोर एरियाज। ग्रेटर पावर्स वर गिवन टू गवर्नर जनरल इन मैटर्स ऑफ वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, सिविल एंड रेवेन्यू मैटर्स। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि केवल वॉर एंड पीस का मैटर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ऊपर है, लेकिन वो भी कब, जब नॉर्मल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं। लेकिन इस एक्ट ने जो एक्ट ऑफ 1793 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, उसने क्या किया कि वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, सिविल, रेवेन्यू मैटर्स में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हायर पेडेस्टल पर रख दिया। इसके बाद क्या होता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि तुम वो बन जाओ, गवर्नर जनरल बन जाओ। तो उसने 2 कंडीशन रखा। पहला कि मेरे को वीटो पावर दो काउंसिल के ऊपर, अभी हम लोग देखे थे 1773 में कि वीटो पावर नहीं था। दूसरा ये बोलता है कि जो गवर्नर जनरल है, मेरे को गवर्नर जनरल बना रहे हो तो मेरे को ही कमांडर इन चीफ बनाओ, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ नहीं होता था। अब उसमें क्या होता था कि गवर्नर जनरल ने कहीं पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, कमांडर इन चीफ ने बोल दिया कि नहीं, मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि सूटेबल है वॉर के लिए, हम नहीं जाएंगे। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाओ। तो ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 हुआ। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने क्या किया, सबसे पहला चार्टर एक्ट जो भी है वो क्या करेगा, जो चार्टर है कंपनी का ईस्ट इंडीज़ में, मतलब ईस्ट ऑफ गुड होप में ट्रेड करने का, उसको एक्सटेंड करता है। तो 20 साल के लिए उसका फिर से मोनोपोली को बढ़ाया। फिर क्या किया इस एक्ट ने, ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन है, सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कैन नॉट एक्वायर सॉवरेन पावर्स ओवर एनी टेरिटरी ऑन देयर ओन बट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो ये जो 1784 का एक्ट है वो क्या टर्म यूज कर रहा है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये बोल रहा है कि द एक्ट अलाउड कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यूज कंट्रोल करेगा ब्रिटिश पोजेशन इन ईस्ट इंडीज का। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है वो बोल रहा है कि ब्रिटेन के जो जगह का जो क्राउन है उसका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसमें इंक्लूड होता है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कोई भी अगर एरिया में सॉवरेन फंक्शंस एक्वायर करते हैं, सॉवरेन फंक्शंस मतलब हो गया दीवानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, या जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का राइट, वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे वो एक्वायर कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन का ही है, इंडिया में जो पोजीशन है। द एक्ट मेड इट क्लियर दैट द कंपनी वाज एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन।
फिर बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पहले ही स्टार्ट हो गया था लेकिन यहाँ पे एकदम वो हो जाता है, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नेहरू जी ने, और ये हम लोग बाद में देखेंगे जो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल है उसमें, कि कैसे इंडिया से पैसा ले जा करके ब्रिटेन में उसको इन्वेस्ट किया जा रहा था, या वहाँ बस इंडिया से पैसा एक्सप्लॉइट करके वो ब्रिटेन लेके जाया जा रहा था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका पैसा कौन देगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा, इंडियन गवर्नमेंट उठाएगा, मतलब इंडिया का जो रेवेन्यू है उससे पे करेगा। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को घटा के कर दिया 3, और इसमें बोल दिया कि एक अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट होगा, और 2 जूनियर मेंबर्स होंगे। तो बेसिकली हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। फिर अभी हम लोग क्या देखे थे 1773 के एक्ट में, ये वाला देखिए कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या प्रोविजन ला रहा है कि द एक्ट एम्पावर्ड द कंपनी, द एक्ट empowered the company to grant licenses to individuals including its employees to trade in India। मतलब 1773 का जो प्रोविजन है उसको एकदम निगेट कर दिया है। क्या वहाँ बोल रहा है कि प्राइवेट ट्रेड में आप लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते, यहाँ बोल रहा है कि कंपनी लाइसेंस दे सकता है ट्रेडिंग का। फिर जो कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया था वो बोला कि आगे जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे उनको हम लोग ये वीटो पावर दे रहे हैं। फिर जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जुडिशियल फंक्शन से अलग किया। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो दीवानी राइट मिला है उसका जो लैंड रिवेन्यू है, और जो जुडिशरी का फंक्शन है, मतलब अगर कोई क्राइम होता है तो उसको अगर करना है, जो हम लोग क्या देखे थे कि जो सदर दीवानी अदालत, निजामत अदालत, ये लोग में ICS बैठते, इंडियन सिविल सर्विस के या कंपनी के लोग ही बैठते थे। तो इसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग लोग देखेंगे, जुडिशियल मैटर अलग लोग देखेंगे। फिर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस चीज़ के लिए, कि सर्वेंट्स लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, कमांडर इन चीफ, ये सब जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इन लोग मतलब एकदम हाई ऊपर के पोस्ट के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अगर अपॉइंट करना है तो ज़रूरत पड़ेगा गवर्नमेंट के अप्रूवल का। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो नॉर्मल जो कलेक्टर है, ये वो है, उन लोगों को वो खुद से अपॉइंट कर सकता है। तो ये अभी आज यहीं तक कर रहे हैं 1793 में, 1793 के बाद तक। इसके बाद 1813 है, 1833 है, 1853 है, 1858 है, ये 4 फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखें, कॉजेस तो हम लोग पिछले ही वीडियो में कर लिए थे, इसमें हम लोग देखें जो सिग्निफिकेंस था, कॉजेज ऑफ फेलियर था पहले, ये फेल क्यों किया। उसके बाद हम लोग देखें कि सिग्निफिकेंस क्या था रिवोल्ट का। फिर हम लोग देखें नेचर क्या था, तो कुछ लोग बोले सेपॉय म्यूटनी, कुछ लोग बोले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ लोग का अलग व्यू पॉइंट था। और फिर हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, और एक कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव वो है, उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है कि जो उसमें फाइट कर रहा है उसके लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन जो फाइट नहीं कर रहा है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन से देख रहे हैं। फिर हम लोग देखें चेंजेस पोस्ट 1857 की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या चेंज आया, आर्मी में क्या चेंज आया, फिर आर्मी में इंडियन वाला पार्ट जो है उसमें क्या चेंज आया, प्रिंसली स्टेट और ज़मींदार के प्रति क्या चेंज आया, फिर जो सोशल रिफॉर्म है उसके प्रति क्या चेंज आया, फिर रेशियल एंटोगनिज्म, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस और पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फिर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसमें है 1773 का एक्ट, फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये आज के लिए यहाँ तक। फिर अगला वीडियो होगा उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1793 तक हो चुका है, हम लोग 1813 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, फिर इकोनॉमिक क्रिटिक। तो आगे देखते हैं। फिर आप लोग अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो मेरे को।
कोई भी डाउट हो, मॉडर्न हिस्ट्री से डाउट हो, इवन अदरवाइज, एक मेरे 2 चैनल है, एक जनरल के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और एक ये हिस्ट्री के लिए, तो उसका भी लिंक रहता है उसमें यूजुअली तो हम हिंदू का एनालिसिस अपलोड करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और उसमें और ढेर सारा अलग अलग टॉपिक्स पे नोट्स बना के हम डालते रहते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। और ये जो टेलीग्राम पे ये वाला जो वीडियो है, इसका अलग एक चैनल है, उसमें बस हिस्ट्री का नोट्स रहता है। तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का 1813 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।